देखिए नहीं, विद्युतीय गति सर्कुलर मोशन, विद्युतीय गति सर्कुलर मोशन। पहले हम लोग देखते हैं कहां कहां विद्युतीय गति होता है। ठीक है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, कौन सी गति? हिंडोला पर बैठे हैं आप लोग, हिंडोला। हमारे यहाँ एक बगल में जगह है, क्या बोलते हैं उसको? उमगा पहाड़। उमगा पहाड़ पर एक हिंडोला बहुत ऊंचाई पर चलने वाला क्या है, झूला है ना। वो झूला कौन सी गति कर रहा है? विद्युतीय गति। आप देखिएगा ना, टर्निंग पर जब बाइक वगैरह लेकर के जाते हैं तो उसको जहां पर टर्निंग होता है ना, तो वो टर्निंग वाला जगह पर मुड़ जाता है। ठीक है, हल्का सा अर्धविरीत कम से कम बनता है ना। तो जहां जहां विद्युतीय गति होगा, जहां जहां विद्युतीय गति होगा, सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पर कौन सा बल लगता है, आज हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो जो बल लगेगा हम उन दोनों बल के बारे में जानेंगे। पहला बल का नाम है अभिकेंद्र बल। क्या नाम है? अभिकेंद्र बल। और दूसरा का नाम है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, ये दोनों बल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, अभिकेंद्र बल का और अपकेंद्र बल का। अभी देखिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। देखिए हाँ हाँ, वो उसमें सुधार लीजिएगा बायोलॉजी वाला में। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। चलिए समझिए, अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है, और केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहा जाता है। एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए? वृत्त। और ई वृत्त का ये सेंटर है, वृत्त का। तो ई वृत्त के अंदर अगर कुछ लगेगा, जैसे मान लो ना कि कोई एक, हम धागा में एक, मान लो कि धागा में हम एक पत्थर को ऐसे बांध दिए हैं और ऐसे घुमा रहे हैं, कौन सी बल? इसमें अभी आपको नहीं पता चलेगा कि अभिकेंद्र बल लग रहा है कि अपकेंद्र बल। गति कौन सा हो रहा है? विद्युतीय गति हो रहा है। तो देखिए, जब हम इससे जो मार्कर है इसमें हमने क्या बांध दिया? धागा। और धागा बांध करके घुमाना शुरू करते हैं तो कौन सी गति? विद्युतीय गति। अब विद्युतीय गति करेगा ना, तो इसमें देखिएगा तो बाहर की ओर वेलोसिटी होता है, इसका बाहर वाला की ओर क्या होता है? वेलोसिटी। लेकिन जब इसको आप धागा से बांध करके रखते हैं तो इसमें इसका जो बल होता है सो अंदर की ओर लगता है। किधर की ओर लगता है? अंदर की ओर। इसका त्वरण भी किधर की ओर लगता है? अंदर की ओर लगता है। और यही कारण है कि अभिकेंद्र बल जब कहीं पर लगेगा तो वो बल किधर की ओर लगता है? अंदर की ओर लगता है। ये देखिए, हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ताकत कहां लग रहा है? इसका मेरा हाथ पर अंदर की ओर लग रहा है कि बाहर की ओर? अंदर की ओर। लेकिन इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, इसकी जो गति है, हम ऐसे ही से उसको छोड़ देंगे, अंदर की ओर आएगा कि दूर भाग जाएगा? बाहर है कि अंदर है? बाहर है। वेग किधर होता है? बाहर। बल किधर लग रहा था? अंदर। हमको ताकत लग रहा था ना, अंदर ही की ओर लग रहा था ना। त्वरण इसका कहां लग रहा था? अंदर की ओर। बल और त्वरण किधर की ओर लगता है? अंदर की ओर। लेकिन वेलोसिटी किधर की ओर लगती है? बाहर की ओर। अब इस प्रक्रिया को हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि पृथ्वी और सूर्य का, अगर मान लो कि ये सूर्य है, क्या है? सूर्य, और ये इसके किनारे किनारे चक्कर लगा रहा है, कौन? पृथ्वी। इसका चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। हम लोग के साथ है ये सही है, ये हम और मेरी, समझते हैं ना? ऐसा ही होता है, हमको घूमना पड़ता है। बताओ, सूरज है, हम पृथ्वी हैं,
ऐसे चक्कर लगता है। देखो ये हाँ ऐसा ही होता है, हमको लाना पड़ता है सब्जी, हमको लाना पड़ता है गेहूं पिसा के, हमको लाना पड़ता है ये तो वो होता है, इसे तो इसे चक्कर आगे लगा रहे हैं। समझे? केंद्र बल यही है। देखो तो ये क्या है ना कि ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। इसमें देखिए कि ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी किधर की ओर बल लगेगा? अंदर की ओर, क्योंकि अंदर से इसको फोर्स जाता है। अंदर से क्या जाता है? एक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल देता है किसको? पृथ्वी को। तब पृथ्वी को अगर गुरुत्वाकर्षण बल कौन दे रहा है? सूर्य। कौन दे रहा है? सूर्य। तो जब सूर्य गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को देगा तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो जिस बल के कारण अंदर अंदर घूमता है पृथ्वी, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं उसको? अभिकेंद्र बल। यानी कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी घूमती है अगर सूर्य के किनारे, तो किस बल के कारण घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। क्योंकि पृथ्वी को कहां से गुरुत्वाकर्षण मिलता है? तो इसीलिए चक्कर किसका लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और यही कारण है कि ये जो पृथ्वी है ये अंदर की ओर, बाहर नहीं जाता है। किधर की ओर रहता है? अंदर ही की ओर रहता है। और अंदर रहने के कारण इसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल। अगर अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा तो जानते हैं ये पृथ्वी अपना अक्ष से हट करके दूसरा अक्ष पर चल जाएगा। यही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो सूर्य था, सूर्य इसको एक बल देता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। किसको देता है? पृथ्वी को। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो इस सूर्य की ओर देखो, झुकल रहता है हमेशा किस ओर? सूर्य की ओर। ठीक है। और सूर्य की ओर इसकी के कारण ये इसका चक्कर लगाते रहती है। इसी पर अभी हम लोग बात करेंगे आज कि मौत का कुआं, बताइए उसमें कौन सी गति? विद्युतीय गति। आखिर मौत के कुआं में क्या कारण है कि वो जो रेसर होता है, गाड़ी चलाने वाला होता है, वो कभी गिरता नहीं है ना बाबू? इस सब का प्रयोग है। अभिकेंद्र बल है कि अपकेंद्र बल है, आज हम लोग जानेंगे। जानते हैं हम लोग क्या होता है? फिजिक्स ऐसे ही पढ़ करके घर चल जाओ, रट्टा मार करके चल जाओ। रट्टा नहीं मारना, हम लोग को समझना है क्यों नहीं गिरता है भाई। क्या ऐसी कला होती है हम लोगों के पास? कुछ लोग कहेगा कि कुछ ताबीज वगैरह लटके रहता है, ये सब रहता है। नहीं, वहां पर साइंस का ही प्रयोग है। लेकिन साइंस का कौन सा ऐसा गुण है? हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे, विद्युतीय गति में। ठीक है। दूसरा देखो, अगर मोड़ के निकट, मोड़ समझते ना, कहीं पर जा रहे हो और टर्निंग करने के लिए इसे मोड़ हो, इस तरह से आप जा रहे थे सीधा, और सीधा जाने के कारण आपको मोड़ना पड़ रहा है। इस तरह से टर्निंग हो रहा है। तो अगर टर्निंग हो रहा है मोड़ के निकट, उसको किस प्रकार का बल मिलेगा ताकि वो गिरेगा नहीं? बताइए। अभी अपकेंद्र बल छोड़ देना है, अभिकेंद्र बल चाहिए उसको। कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्र बल। कहां से मिलता है अभिकेंद्र बल? इसको तो सूरज से मिल रहा था, उसको कहां से मिलेगा? उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, इसमें कौन सा बल लगेगा? ऐसे जब मोड़ कटाइएगा इसे, तो उसमें नीचे से घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। तो उसको घर्षण बल लगता है। मोड़ के निकट क्या लगता है? मोड़ पर कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण बल को फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ऐसे जाइएगा ना तो घरघराए लगेगा तुरंत, समझे? गाड़ी उल्टा सकता है। यही कारण है कि शहरों में जाइएगा, देहात में तो मिस्त्री लोग बस खाली उसको पन्ना पलस्तारा करके छोड़ दो, है ना, पीच वगैरह डाल करके छोड़ दो। एक्सीडेंट होगा कि क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है ना। नेताजी जीतेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ से 1 किलोमीटर तक के रोड बना दीजिएगा, मोड़वा पर थोड़ा सा बढ़िया से बना दीजिएगा। लेकिन बाबू इंजीनियर रहेगा तब ना पता करेगा कि मोड़ के निकट उसका स्थान कैसा होना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। जब मोड़ पर कोई गाड़ी जाता है ना, देखो जैसे मान लो कि हम कोई गाड़ी लिए हुए हैं और मोड़ के निकट जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी का जो चक्का उठेगा वो आगे इस साइड के उठेगा, मेरा देखो ये लेफ्ट साइड के उठेगा कि राइट साइड के उठेगा? मोड़ के निकट हम इस तरह से मोड़ कटा रहे हैं, किधर की ओर उठेगा चक्का? जिधर की ओर मुड़िएगा गाड़ी का चक्का
उधर ही उठ जाएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक नहीं कहिए, इंजीनियर कहिए, वो जो इंजीनियर होता है उधर वाला जगह को धंसा देता है और जिधर के गाड़ियों के चकवा नहीं उठता है उधर पे उठा देता है। वहां पर देखिएगा जो जहां पर इंजीनियर द्वारा बनाया हुआ रहेगा रास्ता, जो लोग सिविल इंजीनियर लोग रहते हैं उन लोग क्या करता है ना कि जिस साइड से मोड़ कटाने वाले हैं, ठीक है, गाड़ी मान लीजिए उसका लेफ्ट राइट सब कुछ तो बना हुआ रहता है ना कि हमको मोड़ ऐसे इस तरह से मान लीजिए कि इधर भी जाने वाला रास्ता है, इधर भी मुड़ने वाला है, तो आपको इधर मुड़ना है तो गाड़ी इधर की ओर मुड़ेगा, तो इधर वाला जगह क्या होना चाहिए, धंसा हुआ, और इस साइड पे उठा हुआ। इधर गाड़ी मुड़ना है, बताइए किधर की ओर धंसाएंगे, राइट के लिए राइट और लेफ्ट की ओर, क्योंकि जैसे ही मुड़ेगा तो उसको किस बल की आवश्यकता हो जाती है, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, और वो अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, घर्षण बल से, ठीक है। अगर घर्षण बल अगर नहीं मिलेगा तो वो गाड़ी पलटा जाएगा। तो अभिकेंद्र बल किधर की ओर लगता है, अंदर की ओर। जैसे इधर से कोई मुड़ना है तो उसको अंदर से कोई बल दे रहा है, भाई आ जाओ हम दोनों तो साथ ही रहेंगे, हम रोकले रहेंगे, इधर आएगा मुड़ेगा तो उसका चक्का जो उठने वाला रहेगा ना, नीचे जो उठने वाला रहेगा, नीचे गड्ढा है और ऊपर ऊंचाई है, तो दोनों एक दूसरे पर तालमेल कर लेगा, समझे, जिसके कारण वो गाड़ी का चक्का उठता नहीं है। उठेगा तो उसको नीचे धंसा हुआ मिल जाएगा। अभिकेंद्र बल उधर नीचे है, ये है, अभिकेंद्र बल रहता है तो उसको पलटने नहीं देता है। सूरज के साथ भी ऐसा ही है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते रहती है क्योंकि अंदर से कोई फोर्स देते रहता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मोड़ पर घर्षण होगा जिसके कारण उसको अभिकेंद्र बल मिलेगा। समझ में आ रहा सबको। और देखो अगर मान लीजिए ये तो मोड़ पर हो गया, ठीक है, अब केंद्र बल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर फिर आते हैं। अब केंद्र बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। अब इसका उदाहरण है वॉशिंग मशीन। क्या है, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाला जो मशीन होता है ना, इसी फोर्स पर बनाया गया। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल पर। देखिए वॉशिंग मशीन जो रहता है उसके नीचे एक मोटर लगा रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, मोटर। और मोटर के किनारे किनारे इसमें देखिएगा जो दीवार होता है ना, जिसमें कपड़ा रखा था, एक में सब ढेर सारा कपड़ा रखा गया है। क्या रखा गया है, कपड़ा, ठीक है, सरफ, शैम्पू जो भी हो, पानी वगैरह सब डाल दीजिए। ये दीवार जो होता है ना, किनारे वाला दीवार बहुत रुखड़ा होता है। कैसा होता है, रुखड़ा। जानते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर बिजली दे दीजिए, ऑन कर दीजिए, मोटर जैसे ही घूमेगा, तो ये कपड़वा को पूरा नचा देगा, समझे। कपड़ा इस तरह से नाचित रहता है, पानी और उसमें सरफ डाला हुआ रहेगा, कपड़ा इसे नाचित रहेगा। जब नाचते रहेगा ना तो ये कपड़वा जा करके एक खुरदरा में रुखड़ा है, तो एकरा में जब नचाएगा तो एकरा में सटेगा। जिससे हमारे यहाँ देहात में क्या होता था, पुराने जमाने में देखते कि सब लोग अपना अपना कपड़ा को कठौत में जा करके ले जा करके और तालाब पर ले जाकर के उसको धोया करते थे। उठाते कपड़ा जहां पर पत्थर रहता उस पर पटक करके उसको घर्षण कराते तो बढ़िया से कपड़ा साफ हो जाता था, समझे। अब आजकल महिला लोग इसे घसीट करके सरफ से धोते रहती है, लेकिन वो तो फिर आई गया है सुविधा। क्या आ गया है, वॉशिंग मशीन। एक में कपड़ा इसे डाल देते हैं, मोटर यहाँ चालू हो जाता है, कपड़वा जैसे घूमेगा ना, मोटरवा जैसे घूमेगा तो कपड़ा घूमेगा, और कपड़ा घूमेगा तो ये रुखड़ा वाला जगह पर जाएगा। तो बताइए कि जैसे ही एक से टच करेगा तो मैल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। रुखड़ा चीज में होगा ना, चिकना चीज में नहीं ना होता, रुखड़ा चीज में ऐसे एक से टकराता है तो कपड़ा का होने लगता है, साफ होने लगता है। भाई एकरा में अपकेंद्र बल कैसे लग रहा है, समझिए। मोटर अपनी ओर खींचता है कि अपना से दूर फेंकता है, अपना से दूर फेंकता है कि अपनी ओर खींचता है, अपने से दूर ना। ये मोटर घूम रहा है तो अपनी ओर ले रहा है कि दीवारिया की तरफ फेंक रहा है, तो बाहर की ओर बल लग रहा है कि अंदर की ओर बल लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। और इसी पर आधारित है अपकेंद्र बल, वॉशिंग मशीन। इसमें क्या होता है कि मोटर ऑन किया जाता है तो कपड़ा को इधर उधर फेंकेगा, दोनों दीवार पर टकराएगा तो टकरा कर मैल को साफ कर देगा। लेकिन उतना मैल भी ना देहात के आदमी जो होता है ना, यही को कपड़ा 4 दिन 10 दिन पहनता है, समझे। इतना गंदा कर लेता है कि वो
वो मशीनों सोचता होगा कि भाई तो नदी में ठीक होता था, यहाँ कहाँ लाया है। शहर के लोग 1 दिन 2 दिन पहनते हैं, ठीक है, या फिर अगर पहने हैं तो उतना गंदा भी नहीं, लेकिन देहात के आदमी थोड़ा सा धूल वाला जगह पर काम करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उनके लिए ये सब वॉशिंग मशीन सब नहीं रहता है, समझे। इसमें हल्का फुल्का गंदा वाला रहेगा तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉलर वॉलर एक में साफ होगा नहीं ना, कॉलर हो गया, मोहरी, सब जल्दी साफ होगा नहीं, सिंपल सिंपल है, टकराएगा भाई, किधर टकरा रहा है साफ देखिए नहीं रहे, और इधर अगर हाथ से धोइएगा तो हाँ इधर साफ नहीं हुआ, इधर साफ नहीं हुआ, और में साबुन लगा लगा के साफ कर दीजिएगा। तो ये सब क्या होता है वॉशिंग मशीन में, कौन सा बल? अब केंद्र बल। अच्छा एक और है, बताइए आप लोग, दूध से जो मट्ठा, दूध से मट्ठा बनता है ना, मट्ठा से दूध, दूध से मट्ठा, दूध से, अच्छा ना दूध से मट्ठा कि दही से मट्ठा? दही से मट्ठा। देखो दही से मट्ठा, दही से जो मट्ठा बनता है, दही से मट्ठा, दही से मट्ठा बनना अपकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण मतलब क्या हो गया? केंद्र से बाहर। उसमें क्या होता है ना, एगो दलघोटनी होता है, दलघोटनी समझते हैं हम लोग, ऐसे लेकर रहेंगे ऐसे, और दहिया में ऐसे डाल देंगे, एगो मटका, मटका में ऐसे ऐसे चलाया जाता है, समझे। ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो वो क्या होगा कि जितना ऐसे ऐसे जितना भी घुमाइएगा तो बताइए कि दलघोटनी के सब नीचे आता है कि दलघोटनी से फेंका करके ऐसे दीवार में, जैसे मान लीजिए कि एगो मटका है, ये मान लो मटका है, और एक में पूरा दही भरा है, क्या भरा है? दही भरा है, और एक में दलघोटनी से ऐसे हम लोग घोट रहे हैं, ठीक है। तो घोटाएगा तो ये क्या होगा? एक में से टकरा कर किधर पर जाएगा? दीवार पर जाएगा, कि दही वो दलघोटनी में सटल रहेगा। केंद्र से बाहर जा रहा है कि केंद्र से अंदर आ रहा है? केंद्र से बाहर जा रहा है, तो भाई का ये बर्तनों के बाहर जा रहा है। अरे मक्खन तो निकल ही जाता है, मक्खन हम दही से मट्ठा बना रहे हैं तो फिर मक्खन वाला फिर बनाते हैं ना, मट्ठा से भी मक्खन भी बनाएंगे तो फिर टेंशन क्या लग रहा है? दही से क्या बन रहा है? मट्ठा। ये सब एक में दही मोटा होता है ना, दही छोटा छोटा कण में टूट जाता है, इसको अपकेंद्रीकरण हो रहा है कि अभिकेंद्रीकरण हो रहा है? अपकेंद्रीकरण। जितना चलाइएगा ना वो दीवार से टकराएगा, टकरा टकरा के छोटा छोटा कण बन जाएगा। ये किस पर आधारित है? अपकेंद्र बल। अब बताओ मक्खन वाला कुछ मट्ठा से मक्खन रहे, देखो मट्ठा से ना मक्खन बनता है, कुछ से हमको कुछ नहीं पता है, कोई बताइए आप। मट्ठा से मक्खन अरे जैसे भी बनता होगा ओकरा में वैसे ही होता है, ओकरा में भी अब मट्ठा को ऐसे चलाइएगा ना तो क्या होगा कि मट्ठा के अंदर से मट्ठा होगा चाहे जो भी होगा, ठीक है, उसमें से मक्खन निकल निकल करके दीवार पर चिपकते जाता है। किस बल के कारण? किस बल के कारण? अपकेंद्र बल के कारण। अपकेंद्र बल लग रहा है, केंद्र से बाहर क्यों लगता है? इसलिए एक देखे होंगे एक सीरियल आता था, क्या नाम, कृष्ण राधे, राधा कृष्ण, ओकरा में देखिए वो कृष्ण जी को माखन चोर भी कहा जाता है ना, उनके लिए एक स्पेशल मक्खन वाला जगह पर मटका उठता, मटका बनेगा बोलते हैं, नहीं बन पाएगा, ये मटका है, ये मटका भी जानते हैं, एक ऐसे दलघोटनी बन रहता है, दलघोटनी कैसे बनता है? मान लो नहीं से बन रहा, जानते हो क्या करते हैं वहां पर, इसी तरह से रखा हुआ रहता है, देखते हैं कि कोई नहीं है, समझे, और बस निकालेंगे वहां से और अच्छे से जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ से अब केंद्रीय बल के कारण एकरा पर सब मक्खन सट जाएगा, खाएंगे अपन ले पचनाई भी तेरी केस में जब तक उस भाई अजीब थे ना, पूरा मुंह कान सब पूरा चप्पल करके पता चल जाता था, वो पकड़ा देते थे तुरंत। ये सब किस बल के कारण ऐसा होता है? अब केंद्र बल के कारण। केंद्र बल मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर। चलिए हम लोग जानते हैं कि आज बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मौत के कुआं में, आखिर क्या कारण है कि मौत के कुआं में कोई भी जो कार चलाने वाला होता है या फिर बाइक चलाने वाला वो गिरता नहीं है? बताइए। हाँ आप भी चलाइएगा तो नहीं गिरिएगा। कारण बताता हूँ, कारण जैसे आपको कोई ड्राइवर कहे कि आपको इतना रफ्तार से चलना है, ठीक है ना, घटाना है ना बढ़ाना है,
तो आप तो कर लीजिएगा। अगर आप उसको करने में सक्षम रहिए तो कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दो, क्या उतारना नहीं है ना किसी को। देखो तो बताइए मौत के कुआं में कौन सा गति लागू होगा? विद्युतीय गति। अच्छा, इसका फॉर्मूला नहीं लिखे थे, लिख लीजिएगा आप लोग। अभिकेंद्र बल को ज्ञात करने के लिए mv²/r से निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे कि मौत का कुआं में कोई जो कार चालक होता है, मोटर चालक होता है, वो आखिर गिरता नहीं है, उस कुएं में गिरता नहीं है, वो एक्सीडेंट नहीं करता है, आखिर क्या कारण है, इतना अपनी रिस्क पर कैसे चला लेता है। तो हम लोग बात करेंगे कि उसके लिए क्रांतिक चाल होनी चाहिए। कौन सी चाल? क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल के कारण कोई भी मौत के कुआं में एक्सीडेंट नहीं होता है। कौन सी चाल? क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल को इंग्लिश में क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? क्रांतिक चाल। कौन सी चाल होनी चाहिए? क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम आपको बोले क्रिटिकल या क्रांतिक का मतलब होता है जो उसको कहा जाता है, कोई अगर समय हो, कोई अगर चाल हो, निर्धारित चाल दे दिया गया हो, ठीक है, तो उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे ना कि हाँ हमारे साथ चलिएगा 1 जनवरी के दिन, उसमें कितने लोग चलिएगा? उसमें अगर हम लोग ले लें कम से कम 4 लोग चलेंगे। कितने लोग? 4 लोग। कम से कम 4 लोग। तो कम से कम 4 लोग, तो 5 लोग भी चलेंगे तो कोई दिक्कत? कम से कम मतलब क्या है? कम से कम 4 को चलना है, 3 को नहीं चलना है, 4 को चलना है कम से कम। मतलब 4 से ज्यादा जा सकते हैं, तो जो जितना बताया जाता है उससे ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक चाल। इसमें वही चीज होता है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं VC C से होता है क्रिटिकल और V से होता है वेलोसिटी। क्रांतिक चाल फॉर्मूला होता है √RG। ये फॉर्मूला है। क्रांतिक चाल का फॉर्मूला क्या होता है? √RG। क्या होता है? √RG। R का मतलब आपको रेडियस और G का मतलब ग्रेविटी। R का मतलब रेडियस, G का मतलब ग्रेविटी। R का मतलब और G का मतलब ग्रेविटी। हम लोग पहले जिस स्थान पर मौत कुआं बनाने जा रहे हैं उस जगह का ग्रेविटी नापना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारे यहाँ का अभी गुरुत्वाकर्षण बल यानी G का मान, स्मॉल वाला G का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। तो उसका पहले हम लोग को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। उसको लगभग में 9.8 न्यूटन को लगभग में 10 माना जाता है। लगभग में कितना माना जाता है? 10 माना जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मौत के कुआं में आखिर क्या कारण है कि कोई कार एक्सीडेंट या फिर मोटर चालक को कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होता। देखिए फिगर जो है ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा अगर बन गया है, अगर वहां पर टेढ़ा मेढ़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा? देखिए कोई यहाँ पर कार चालक है, यहाँ पर मोटर चालक है, ठीक है। यहाँ पर मान लो फिर से कार चालक है और फिर से यहाँ पर मोटर चालक है, मोटर कार, बाइक उसी को कहते हैं। इतना सारा सब लोग चल रहा है, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है। कितना मीटर है? इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 मीटर। आप नाप करके देखिए तो इधर ये 4 मीटर होगा, इधर ये 4 मीटर होगा नहीं ना। अब आपको इसको क्या करना है? इसमें बैठा देना है। देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। VC बराबर √R के जगह पर कितना? 4। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 9.8। इसको गुना कर देते हैं। देखिए 9.8 को लगभग में 10 माना जाता है। कितना माना जाता है? लगभग में
10, तो 10 चौके कितना 40 मान लेना है आपको। अब कहिएगा 9.8 में आपको पॉइंट वाला गुना पढ़ावे कि फिर गुना करे जाए, समझे कितना लगभग में कितना माना जाता है 9.8 को लगभग में कितना 10 माना जाता है। 40 देखो 40 का लगभग में वर्गमूल होता है 36, लगभग में 36 है, ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कितना 6, बाकी अभी 4 बच रहा है, तो हम मान लीजिए कि इसका आएगा 6.5, कितना आएगा 6.5 मीटर में लिए थे ना, मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कम से कम उसको 6.5 मीटर चलना चाहिए। एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना 6.5 मीटर, एक सेकंड में 6.5 मीटर। अगर ओकरा से ज्यादा चलता है, ठीक है, तो वो गिरेगा नहीं क्योंकि उसको अभिकेंद्र बल मिलता रहेगा, और अगर मान लीजिए कि 6.5 से नीचे चलता है तो वो गिर जाएगा। और यही कारण है कि उन लोगों को जो कार वाला है, मोटर कार है, बाइक है, कार है, मोटर चालक है, ये जितने भी वहां पर चलाने वाले होते हैं उन लोग को निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि जो मौत का कुआं होता है उसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा, रेडियस नाप लिया जाता है, वहां की ग्रेविटी नाप ली जाती है, और उस ग्रेविटी से ये फार्मूला द्वारा निकाल लिया जाता है कि आपको इतना देर में इतना स्पीड से चलना है। ज्यादा चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कम चलिएगा तो बहुत दिक्कत है, गिर जाइएगा। समझ में आ रही बात? और हम लोग को लगता है क्या गजब के चलाता है, कितना उन लोगों के पास, अरे भाई यहाँ फिजिक्स लागू हो रहा है, कौन सा क्रांतिक चाल, क्रिटिकल वेलोसिटी, vc √rg। अब इसी तरह से कितना हो ले लीजिए, बड़ा दो अगर कुआं बनाइए, देखिए बड़ा कुआं बना दीजिए, कुआं 9.8 तो इसे ही रहेगा ना। मान लो कि कुआं है 100 मीटर की दूरी पर है, बहुत सारा जनता होगा, 100 मीटर की उसका रेडियस है, तो 100 से एकड़ में गुना कर दीजिए, यही ना हो जाएगा। 9.8 में 100 से गुना करेंगे, मान लो इसको हम 10 माने हैं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का जो वर्गमूल होगा लगभग में आपका हो जाएगा, देखो 30 में 30 से गुना करेंगे तो 900 होगा, ठीक है, अब बाकी 100 बचा हुआ है तो 100 के लिए वर्गमूल हो जाएगा कितना 9 9 81, मान लो 30.9, ये 31 मान लो कितना 31 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 31 मीटर की दूरी उसको तय करना है। कितना ज्यादा करेगा तो कोई दिक्कत, कम करेगा तो गिर जाएगा। तो ये कारण से मौत के कुआं में कोई भी गाड़ी गिरती नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स अगर पढ़ते नहीं है ना, केमिस्ट्री अगर समझते नहीं, बायोलॉजी समझते नहीं है, मैथ को अगर समझते नहीं, तो बस खाली यही लगेगा कि हाँ मौत के कुआं में कितना बेचारा लोग कितना कैसे कैसे चलाता है। अरे बेचारा मत कहो, वो सब लोग जो उसका इंजीनियर है वो सब समझ चुका है, वो समझता है कि नहीं। तो यही कारण है कि मौत के कुआं में Vc √rg फार्मूला लागू होता है, और इसके जरिए उन लोग सब नाप लेते हैं, उसका ग्रेविटी नाप लेते हैं, उसका रेडियस यानी त्रिज्या को नाप लिया जाता है। अंडर रूट में है वर्गमूल निकाल के पता कर लिया जाता है। उन लोग ड्राइवर को बता दिया जाता है कि आप इतना से ज्यादा चला सकते हैं, कम नहीं चला सकते हैं, कोई उसमें गिरिएगा नहीं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये आपका अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल भी कंप्लीट हो चुका है। बस इस पर आधारित जो भी सवाल रहेंगे हम लोग सवाल जवाब करेंगे।